गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 7 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो भी यहाँ पर न्यूज़पेपर में कॉमन आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको हम सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी को भी यहाँ पर जो स्लाइड्स दिख रही हैं उसका PDF चाहिए हो तो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि PDF न्यूज़पेपर्स का नहीं होगा, कॉपीराइट का इशू होता है। जो आपको ये आर्टिकल्स दिख रहे हैं सिर्फ यही आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो UPSC के सिलेबस के साथ रेलिवेंस रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखते हैं। केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट्स इन कंट्री। सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों बोला है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात क्यों पहुंची होगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केरला एक ऐसी स्टेट है जिसने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। और उन्होंने बोला है कि यूनियन ऑफ जो इंडिया है वो यहाँ पर लिमिट लगा रही है। हमें मान लीजिए किसी से कर्ज लेना है, कोई डेब्ट लेना है। अब डेब्ट कैसे ले सकती है सरकार? ट्रेजरी बिल यहाँ पर इशू कर सकती है सो दैट लोग जो होंगे कॉमन पीपल वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं जब यहाँ पर आपकी सेंटर की तरफ से हो, या फिर इसका टेन्योर पे भी डिपेंड करता है कि ट्रेजरी बिल क्या है 1 साल से कम हो सकता है। और बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्ड जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किए जाते हैं। तो ये इशू करेंगे, कॉमन इंसान उसको खरीदेगा। मान लीजिए 800 रुपये का बॉन्ड यहाँ पर गवर्नमेंट ने इशू किया, 800 रुपये इंसान ने यहाँ पर बॉन्ड खरीद लिया है और उसको दे दिए, गवर्नमेंट को पैसे चले गए। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं आपको यहाँ पर 7% पर एनएम इसके ऊपर दूंगा। तो ठीक है, हमें ठीक लगता है, हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटर ने बोला है कि देखिए हम कुछ लिमिट लगाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कर्ज लेना या कहीं से भी किसी भी फॉर्म के अंदर, तो आपको फॉर एग्जांपल 100% या फिर मैं बोल दूं कि यहाँ पर आप 10,000 करोड़ का ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करोगे। तो इसी बात पे वो बोलते हैं कि ये तो फेडरलिज्म के खिलाफ हो गया। हमारी खुद की शक्तियाँ हैं, हम खुद से अपना फाइनेंशियल जो काम है उनको कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी शक्तियाँ हमें दी हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर इंडिया के सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैसे यहाँ पर जो केरला है उसके ऊपर अगर कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो वो केवल और केवल उसी के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से है। उन्होंने फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं, पैसा जो होता है उसको ढंग से मैनेज नहीं किया, इसी वजह से उनको कोई समस्याएं हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें केरला की, तो केरला गवर्नमेंट को 2020 से लेके 2024 तक यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन ने जितना पैसा देने का बोला था उतना ही पैसा सेंटर के द्वारा उनको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा भी अगर वो फिर से बोलते हैं तो केरला मोस्ट फाइनेंशियल अनहेल्दी स्टेट है। इतना ज़्यादा स्टेट के ऊपर यहाँ पर कर्ज चल रहा है और इसकी वजह से जो ओवरऑल कंट्री की हम रेटिंग लेकर आते हैं, क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? कर्ज लेने की, कि आपको कितना यहाँ पर पैसा दिया जाना चाहिए, आप कितने अच्छे हो कि आपको यहाँ पर क्रेडिट दिया जाए, तो वो ओवरऑल कंट्री के डाउन आ जाती है और इसी वजह से इनको लिमिट लगानी पड़ी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो कि है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक्सप्लेन्ड पेज से हम चलते हुए। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट पेज पे जो मैंने UCC वाला आर्टिकल नहीं पढ़ाया उसका रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया गया, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बोला है उत्तराखंड सिविल कोड। देखिए उत्तराखंड की तरफ से भी ये UCC दोनों तरफ से हो गया है क्योंकि सबसे पहले तो UCC है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहाँ पर आता है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताएगा। आर्टिकल 44 खुद में क्या है? DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP और यहाँ पर हमें क्या फ़र्क दिखाई देता है फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या इनमें मेन डिफरेंस है, कौन कौन से आर्टिकल्स इनके होते हैं। खैर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम इनको देख पाएंगे और देखते हैं कि DPSP का काम क्या होता है। ऐसे काम जो यहाँ पर सरकार को करने चाहिए पूरी की पूरी हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। अब उसी को यहाँ पर लाने के लिए UCC को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ दिया गया था सरकार के ऊपर। लेकिन ऐसा क्यों किया गया हम बाद में देखेंगे कि अभी UCC आया है
लेकिन ऐसा अभी आने को इसको छोड़ा क्यों गया? इसको कॉन्स्टिट्यूशन के समय पे ही जब संविधान बन रहा था, और ये आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग मेंबर है कमेटी के, सबकी फोटो बीच में आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख पाएंगे, साथ में यहाँ पर KM मुंशी है। तो इन सब के होते हुए यहाँ पर इन्होंने पहले ही यूसीसी को क्यों नहीं लेके आ गए, ऐसा क्यों किया? तो देखिए, मैं अगर आपको इसको बताऊं तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब जब बात हो रही थी यूसीसी को लाने की, तो ऐसा बोला जा रहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे थे कि ठीक है इसको अभी से लागू करो, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स होने लगी, और जो डिबेट्स थी वो थी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की। वो लोग कह रहे थे कि अगर यहाँ पर यूसीसी को आप ले आएंगे और सेंटर जो है वो इतना ज़्यादा टायरेनिकल यहाँ पर बन जाएगा, टायरनी अपनी जमाएगा। किसकी स्टेटमेंट है ये टायरनी वाली? KM मुंशी की। वो कहते हैं कि इससे तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हमने यहाँ पर आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 19 जो दिया है, वो तो इससे कट जाएगा। वो तो इसमें कोई इंसान फिर अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास बचा ही क्या है। वैसे भी आपने बहुत सारे जो मामले हैं उनके अंदर कानून बना दिए हैं, लॉ बना दिए हैं। अब इन लोगों के पास 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे कि मैरिज बचा हुआ है, मैरिज से रिलेटेड डाइवोर्स वगैरह जो होता है, इसके अलावा इनहेरिटेंस बचा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी पर्सनल है, और जो पर्सनल लॉ यहाँ पर है, जो परंपराएं इतने सालों से बनी हुई हैं, कस्टम बने हुए हैं, उनको यहाँ पर रहने ही दीजिए। ऐसे ही कुछ और विचार दूसरे जो दिग्गज वहाँ पर बैठे हुए थे उनका भी यही बोलना था। जैसे कि मुस्लिम साइड से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कैसे नज़ीरुद्दीन अहमद, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस टाइम पे मेंबर थे, उन्होंने भी यही बोला कि देखिए ये थोड़ा सा गलत है। इसमें क्या होगा कि जो पर्सनल लॉ होता है ना किसी भी कम्युनिटी का, वो राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर ही आता है। वो उसको काम करेंगे तो वो उन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है अपने धर्म के आधार पे, अपनी मान्यताओं के आधार पे। उसमें सरकार को या जो स्टेट है उसको कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं लानी चाहिए, ये बोलना था। इसके अलावा जो मोहम्मद इस्माइल खान हैं, वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के यहाँ पर मेंबर थे। उन्होंने इस डिबेट को ओपन किया था। उन्होंने सजेशन दिया कि ये जो आप आर्टिकल को ऐड कर रहे हो ना, आर्टिकल 35 बनाया जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स बनाया जा रहा था यहाँ पर यूसीसी को। उन्होंने ही बोला कि आप इसको क्या करें, फंडामेंटल राइट्स ना बनाकर इसको DPSP रख दीजिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सो दैट कोई भी ग्रुप, कोई भी सेक्शन, कोई भी कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के पर्सनल लॉ के केस में ऐसे लोग को यहाँ पर मानने को अभी के लिए बाध्य ना हो सकता है कि आगे जाकर रिफॉर्म आएंगे, समय बदलेगा, तब की तब देखी जाएगी। और उन्हीं सारी बातों पर आखिर में इसको आर्टिकल 44 के अंदर रखा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में। और उसी आर्टिकल 44 के तहत यहाँ पर सरकार को बोला गया कि सरकार ये कोशिश करेगी कि वो सभी यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक सम्मान कानून यहाँ पर लेकर आने की पूरी कोशिश करेगी। अब ऐसा ही कुछ होता है, 2022 में उत्तराखंड के यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और जब यहाँ पर उत्तराखंड के स्टेट इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर आती है, और बीजेपी यहाँ पर इस बात को बोलती है कि हम यहाँ पर यूसीसी लेकर आएंगे, सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। ये उनके इलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसेस में से एक बड़ा प्रोमिस था। इसमें क्या क्या बदलाव अब आए हैं, ये यूसीसी को टेबल कर दिया गया है। उत्तराखंड के जो CM हैं यहाँ पर हम देख पाएंगे पुष्कर धामी, उन्होंने इसको टेबल कर दिया है, और वो अब देखने वाले हैं कि इसको पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या नहीं किया जाता, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। अगर पास हो जाता है तो पहले ही हम देख पाएंगे कि ये इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसके अंदर हमें यूसीसी का पास इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार देखने को मिलेगा। इसके अलावा माना जा रहा है कि गुजरात और असम, यहाँ पर भी यूसीसी के इसको टेबल पर रखा जाने वाला है। इन दोनों स्टेट में भी यूसीसी को लाया जाने वाला है अभी के लिए। फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम में यहाँ पर क्या क्या बदलाव लेके आएंगे। देखिए, इसमें बोला गया है कि 2 चीज़ें होंगी। पहला तो होगा मैरिज के बिहाफ पे, यानी कि एक तो पॉलीगमी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर किसी भी इंसान का यहाँ पर कोई भी पार्टनर जिंदा है तो वो कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता, ना ही फीमेल कर सकती है ना ही मेल कर सकते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा एक तो। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरी भी कुछ चीज़ें यहाँ पर की गई हैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, पॉलीगैमिज्म, डाइवोर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर हलाला जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि अब इस कानून में क्या बोला है, नाम डायरेक्टली नहीं बोल लिया
है, लेकिन सेक्शन 35 जो है कानून का, यूसीसी का ड्राफ्ट का, वो कहता है कि देखिए अगर कोई भी इंसान किसी और से शादी कर सकता है तो वो डाइवोर्स लेके बेशक किसी और से शादी यहाँ पर कर सकता है, लेकिन डाइवोर्स लेने के बाद कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रीमैरिज करनी है और उसके बाद में आप किसी थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर जाएंगे, शादी करेंगे और उसके बाद में फिर से अपनी शादी करेंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। ये दो चीज़ें यहाँ पर चली गई हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर इनहेरिटेंस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। डाइवोर्स में बदलाव है, अब इनहेरिटेंस के बदलाव क्या है? इनहेरिटेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है जो संपत्ति आप लेते हैं, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता था कि 1/3 जो संपत्ति है, 1/3 जो यहाँ पर संपत्ति होगी वो आपका जो इंसान है जिसके नाम पे वो संपत्ति है वो किसी को भी दे सकता है, जिसकी वो इच्छा चाहे कहीं भी दे सकता है, चाहे परिवार वालों को, चाहे बाहर, चाहे कहीं दान में देना चाहता है। लेकिन जो बचा हुआ 2/3 होगा वो उसके लीगल हेयर यानी कि जो उसके वंशज यहाँ पर है उनको दिया जाएगा, जो लीगली उसको मान्य रखते हैं। तो इसको क्यों रखा गया था? ताकि जिनका जो अधिकार है वो उनको मिला जाए। लेकिन अभी इसका 2/3 वाली कैटेगरी को भी काट दिया गया है। बोला गया कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को जहाँ देना चाहता है कहीं पे भी वो रख सकता है, किसी को भी दे सकता है एज हिज विश, जब वो अपनी विल बना के जाएगा उसके अकॉर्डिंग। क्या इसमें कुछ हिंदू यहाँ पर चीज़ों में भी बदलाव आया? तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले इसमें जो हिंदू पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी यहाँ पर होती थी उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया। पहले जो प्रॉपर्टी थी उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाता था, अब की प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। अब यहाँ पर क्या किया कि कोई इंसान अगर वो जॉइंट हिंदू फैमिली में रहता है, यानी कि उसके माँ बाप वहाँ पर हैं, उसके सिबलिंग्स वगैरह हैं, तो हम देख पाएंगे कि उसके जो लीगल हेयर होंगे उनमें माना जाता था कि अगर वो विल बनाकर नहीं गया है तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो विडो होगी या उसके जो चिल्ड्रन होंगे साथ में उसकी मदर, इन तीनों को प्रॉपर्टी दी जाती थी। अब इसी के अंदर फादर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। हालांकि इसमें सिबलिंग्स को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, बहन भाइयों को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। दूसरी बात, अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो वो अपनी जो जॉइंट फैमिली की यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है उसको इकलौता बिल्कुल भी बेच नहीं सकता है, वो खुद से इसको नहीं यहाँ पर बेच पाएगा अगर ख़त्म करना चाहता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर चेंजेस के अंदर लाए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल लिखा गया है सुभाजीत रॉय के द्वारा। कह रहे हैं इलेक्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडिया के दृश्य को, इंडिया के जो पर्सपेक्टिव है उसको भी यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर 12th नेशनल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं थर्सडे को, यानी कि अभी कल ही का हम देख पाएंगे। और उसमें जो टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो कि लगभग यहाँ पर 24 करोड़ के आसपास है, उसमें से 12.85 यानी कि 12.5 करोड़ से ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट कर पाएंगे इस इलेक्शन के अंदर। और ये जो वोटर्स हैं यहाँ पर 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेटर बनेंगे, लोअर हाउस के लिए होगा और 4 प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के लिए यहाँ पर इलेक्शन होंगे। टोटल जो मेंबर है वो यहाँ पर 26 मेंबर जो है वो यहाँ पर नेशनल असेंबली के लिए लिए जाते हैं और 226 मेंबर जो होंगे वो यहाँ पर नेशनल असेंबली के जो उनके जो लोअर हाउस है उनके लिए टोटल यहाँ पर उनका सिलेक्शन होगा। इसमें कुछ रिजर्वेशन भी की गई है, जैसे 60 जो सीट्स होंगी वो केवल और केवल वुमेंस के लिए रखी गई, यानी कि सिर्फ औरतें उन पर लड़ पाएंगी। और 10 सीट इन 226 सीट्स में से ऐसी हैं जिन पे नॉन मुस्लिम यहाँ पर लड़ पाएंगे। अब नॉन मुस्लिम के लिए कम है, क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो स्टेट रिलीजन को मानता है और वो जो एज अ नेशन बना हुआ है वो किसी स्टेट रिलीजन की वजह से एक नेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिलीजन को सेम करते हैं जो कि यहाँ पर इस्लाम है। तो इसीलिए रिजर्वेशन जो मिला है वो इस तरीके से दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि अभी तक यहाँ पर क्या हमें इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनका बोलना है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी इलेक्शन होता है ना तो उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है आर्मी की, और आर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपना योगदान बना के रखती है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इतिहास इस बात का गवाही दे रहा है। अब हम देखते हैं इमरान खान को। इमरान खान जो है वो लगातार यहाँ पर 2018 के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कुछ समय तक बने रहते हैं। काफ़ी ख्याति थी उनकी, प्रसिद्धि उनको पहले बहुत ज़्यादा मिली हुई थी क्योंकि वो एक क्रिकेटर थे
और फिर जब वो पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं तो ऐसा माना गया कि आर्मी के जो जनरल थे वो उनको नवाज शरीफ को हटाने के लिए ही पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आए। इसके बाद में अब उनके ऊपर एक केस चला दिया गया, वो दोबारा से लड़ना चाहते हैं। उनकी जो पार्टी है तारीके इंसाफ, ये उनकी पार्टी है, और ये अब दोबारा से जब लड़ना चाहते थे तो उनके ऊपर कोर्ट का यहाँ पर केस करवा दिया गया और उस केस में उनको 24 साल की सज़ा दे दी गई है। फ़िलहाल वो 71 ईयर्स के हैं और हम देख पाएंगे कि कैसे उनको 14 साल की जो सज़ा मिली है वो यहाँ पर मिली है गिफ्ट केसेस में, कि किसी को उन्होंने गिफ्ट दिया है, उनसे गिफ्ट ले लिए हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए था। और 10 साल की जो सज़ा है वो मिली है कि उन्होंने कुछ सीक्रेट्स ऐसे थे जिनको लीक कर दिया है। तो वो जेल के अंदर है और लगातार उनकी जो पार्टी के मेंबर हैं वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, उनको बाहर आना चाहिए। अब इसी केस में हम देखते हैं कि नवाज शरीफ का यहाँ पर क्या रोल है। तो नवाज शरीफ जो है उनके भाई को हम देख पाते हैं 2021 में एक्चुअली वो यहाँ पर आते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और 2022 में शहजाद जो शरीफ थे वो यहाँ पर अच्छे से संभालते हैं इस सारे के सारे चीज़ को। नवाज शरीफ फ़िलहाल 74 ईयर्स के हैं और अब की बार अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो 4th टाइम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यानी 3 बार वो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो यहाँ पर इलेक्शन का तरीका होता है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के जैसे ही होता है। क्या है इंडिया में? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि आपको पहले पोस्ट सिस्टम को पास करना है। बस ज़रूरी नहीं है कि आप 50% मेजॉरिटी वोट लेके आएँ, रदर जितने और कैंडिडेट थे उनसे ज़्यादा आपकी वोट होनी चाहिए, चाहे वो 30% ही क्यों ना हो, आप ही को यहाँ पर विजेता मान लिया जाएगा। कुछ ऐसा सा ही यहाँ पर इलेक्शन होता है। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ जब सबसे पहली बार यहाँ पर बनते हैं तो 1999 के अंदर आर्मी के जो जनरल थे वो उनको फिर से उतार देते हैं। फिर दोबारा वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2017 में। फिर से आर्मी के जो जनरल थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो उनको फिर से उनके अगेंस्ट कॉप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं और उनको हटाकर यहाँ पर उनको जेल की टर्म सुनाई जाती है, लेकिन वो कंट्री से भाग जाते हैं। 6 साल तक वो बाहर रहते हैं, हम देख पाते हैं, और उनको हटाकर उनके भाई को यहाँ पर बैठा दिया जाता है। तो अब वो वापस आए हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल बेइज्जत यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेगुनाह साबित किया है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी गई, उनके सारे इल्ज़ाम्स को यहाँ से हटा दिया गया है और अब वो फिर से लड़ने वाले हैं। ये सारा हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आर्मी का रोल है, आर्मी के जो जनरल है उनका चेंज हो चुका है और वो अगले 6 साल तक यहाँ पर आर्मी के जनरल रहने वाले हैं। इसी टाइम में सेम यहाँ पर मई के अंदर इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया के जो इलेक्शन होंगे, अब इसके बाद में समझ में आता है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस क्या रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी अकोमोडेटिव रहे हैं इंडिया की तरफ, यानी इंडिया की तरफ उनका जो पल्ला होता है वो काफ़ी ठीक रहता है, ऐसा नर्म रहता है। क्या अभी भी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया की तरफ, और या फिर हमारी जो गवर्नमेंट आती है उस पर डिपेंड करेगा कि अब हमारे रिलेशनशिप्स यहाँ पर क्या रहेंगे। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के और जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है उनके रिलेशन यहाँ पर पहले काफ़ी ठीक देखे गए और इसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर नवाज शरीफ को निकाला भी जा रहा था वहाँ से। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली हम होता हुआ देख सकते हैं कि इंडिया के लिए अगर आते हैं तो शायद ये अच्छे साबित हो। बाकी अभी लॉन्ग टर्म है, अगले हमारे लगभग 5 या 6 साल तक हम देख पाएंगे कि इन रिश्तों में क्या खटास या क्या मिठास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सप्लेन ग्लोबल पेज से। ये बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है। देखिए अब ये क्योंकि अभी हो रहा है तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर हो सकता है कि ज्योग्राफी की बुक्स में ये फिनोमिना आपको पढ़ने को ना भी मिले, क्योंकि ग्लोबली इंडिया में एटमॉस्फेरिक रिवर्स नहीं देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से ग्लोबल लेवल की जो ज्योग्राफी यहाँ पर होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए समझते हैं क्या है एटमॉस्फेरिक रिवर पहले, और फिर हम समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आई है। एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब है कि यहाँ पर आप इस समुद्र को देख पा रहे हैं और हमें पता है कि ट्रॉपिक का जो लेवल होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ इक्वेटर पे 0 डिग्री पे हमने बांटी हुई है। ऊपर हम देखते हैं 23.5 डिग्री पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख पाएंगे, नीचे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देख पाएंगे, उसके नीचे हम यहाँ पर देख पाएंगे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल को। अब हमें ये पता है कि सन जो होता है उसके सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है ट्रॉपिक्स के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और ट्रॉपिक्स का कौन सा एरिया हो गया, यहाँ से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो ये जो बीच वाला पूरा
एरिया है अर्थ का, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है? बिल्कुल इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। हमें देखता है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे इंडिया जो है वो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इतना समझ में आ गया है। तो ट्रॉपिक्स के ऊपर गर्मी ज़्यादा होगी। हमें पता है कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पे क्या होगा, भाप बननी शुरू हो जाएंगी पानी की, या वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि पानी पे जब हीट लगती है, सन की रेज डायरेक्टली आती हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो अंदर चली जाएंगी, कुछ ऐसा है कि समुद्र के पानी को गर्म होने में क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो यहाँ पर जब ये पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ पर भाप बननी शुरू हो जाते हैं। अब ये भाप बन के क्या करेंगी, अब ये जो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा है नहीं बन पाती, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बनेंगी, जैसे कि पैसिफिक ओशन के अंदर हम इनको ज़्यादा देख पाते हैं। पैसिफिक ओशन हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका के आसपास। तो अगर मैं यहाँ पर आपके लिए वर्ल्ड का मैप बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्थ अमेरिका को देख पाएंगे, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका होगा, इधर यूरोप होगा, इधर हम इंडिया को देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे अफ्रीका को, और यहाँ पर जापान होगा। तो ये जो इधर वाला पूरा का पूरा ओशन बच गया है, ये ओशन है यहाँ पर पैसिफिक ओशन। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जगह है कि नॉर्थ अमेरिका को ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है इसके अंदर जब हीट पड़ती है तो बहुत सारा वेपराइजेशन एक ही दिशा में एक ही साथ लैंड की तरफ होते हुए बढ़ता रहता है। अब ये हम देखेंगे कि 250 से 375 मील्स तक वाइड हो सकता है, क्योंकि ये इतना चौड़ा है, 250 मील से भी ज़्यादा चौड़ा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है रिवर का, कि ये आसमान में एक रिवर बहती है, नदी बहती हुई जाती है। और इनका फ्लो जो होता है पानी का, जितना पानी इन्होंने अपने अंदर स्टोर किया होता है वो भी इतना ही होता है जितना यहाँ पर किसी आसमान के अंदर होने वाली नदी का हो सकता है। ये हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर 30 से 50% जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो बारिश होती है, वो वेस्ट कोस्ट के पास में ही होगी पैसिफिक में। जब ये इतना ज़्यादा हैवी वेपराइजेशन किसी हवा के साथ में, या फिर मैं आपको बोलूँगी जो ज़्यादातर वेदर के जो फिनोमिना है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाता है। तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम देख पाएंगे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो वेपराइजेशन ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, हवा के साथ में इधर की तरफ बहने लगे हैं, और जैसे ही वो लैंड पे पहुंचेंगे वहाँ पर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ ये जो वेपर्स यहाँ तक आए थे वो भी क्या होने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे, कूल डाउन होने लगेंगे। और जैसे ही ये कूल होंगे उसी प्रोसेस में यहाँ पर होने लगेगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है कि कंडेंसेशन के अंदर आपकी जो धूल मिट्टी कण होते हैं वो एक साथ इस वेपर्स के साथ आते हैं, और आने के बाद बादल का रूप बना लेते हैं। अब ये बादल जब भारी होने लगते हैं या किसी चीज़ से टकराते हैं, हवा से ज़्यादा होता है, तो इनसे लगातार जो पानी इनमें था वो रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसी कारण से हम यहाँ पर इतना ज़्यादा रेन देख पाते हैं। तो कैलिफोर्निया का जो रीजन है जहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, हमें माउंटेनी हिली एरिया ये इस तरफ से है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन देखने को मिलती है। इसी वजह से न्यूज़ में फ़िलहाल यही फिनोमिना हो रहा है कैलिफोर्निया के अंदर। और यूएस की जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट, उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिवर का क्या नाम दिया, उन्होंने कहा है कि एक नदी जितनी लंबी नैरो सेक्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा नमी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे वो लेके आया जा रहा है अर्थ के ट्रॉपिक के आसपास से। और ये जो होता है इसको बोला जाता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। देखिए जो पूरा फिनोमिना है ना कि किस वेदर की वजह से ये हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस, कि पाइनएप्पल जो आने वाले हैं उनका यहाँ पर एक्सप्रेस ये है। इस टर्म को याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये इस रीजन में हेल्प भी करता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है मड स्लाइड होने की वजह से लॉस एंजलिस में। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। अब जब ये इतनी रेन होती है तो पॉजिटिव इस वजह से हो जाता है क्योंकि इतना फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में जो फायर लगनी होती है, क्योंकि आप देखिए गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ पौधे जो हैं, जो सूखे पत्ते हैं जिनमें नमियाँ नहीं है, वो आग
पकड़ेंगे और फिर फॉरेस्ट फायर जैसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन जब यहाँ पर रेन हो जाती है, नमी वापस आ जाती है, तो फॉरेस्ट फायर रुक जाएंगी। इसका नुकसान भी इसी से रिलेटेड है कि फॉरेस्ट ज़्यादा नमी होने की वजह से ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर आएगा, ज़्यादा हम ग्रीनरी देख पाएंगे, और एक समय के बाद में जब ये नमी ख़त्म हो जाती है तो फिर से फॉरेस्ट फायर का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डर होता है वो बन जाता है। ऊपर से ये रिस्क होता है यहाँ पर ऐसे फैमिलीज़ के लिए, कभी कभी मड स्लाइड हो रही है, कभी बहुत बारिश हो रही है, थंडर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस जो हैं उनके लिए भी नुकसानदायक यहाँ पर होती हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़रा ध्यान से इसको हर एक जो मैंने अपने फिनोमिना यहाँ पर समझाया उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर, और साइंस से हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि अभी ऐसा ही हमने एक और आर्टिकल समझाया। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन जोडिकल डस्ट मिस्ट्री PRL अहमदाबाद स्टडी पॉइंट्स टू ए फेमिलियर सोर्सेज। देखिए ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो जोडिकल डस्ट मिस्ट्री के ऊपर है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब जोडिकल ये क्या है, जोडिकल जो डस्ट मिस्ट्री है उसके बारे में एक मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा। उस मिशन को नाम था जूनो। ये जो जूनो मिशन था इसको मार्स के लिए भेजा जा रहा था। अब ये मार्स पे तो पहुंचने वाला था, लेकिन मार्स से पहुंचने से पहले ये इस लाइट से होकर गुजरता है। और ये जो जोडिकल लाइट होती है ये आप देखिए कि कई बार जब अंधेरा होता है तो बहुत सारे इस रीजन में हमें इस तरीके से यहाँ पर कुछ लाइट दिखाई देती हैं। कभी कभी लगता होगा कि ये शायद सितारों की वजह से हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल हैं जो लाइट कर रहे हैं सन की वजह से। खैर चलिए फिर से एक बार हिस्ट्री में चलते हैं कि जोडिकल जो लाइट है वो बहुत फेंट सा ग्लो करती है, मतलब इतना क्लियर इसमें ग्लो नहीं होता है, डार्क नाइट में ही दिखाई देता है। और एस्ट्रोनॉमर्स के काफ़ी मिस्ट्री थी इसके लिए। लेकिन जब यहाँ पर जूनो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिशन है वो निकलता है मार्स के लिए, और जब वो इस लाइट के अंदर से होकर जाता है तो एक्सीडेंटली वो इस लाइट की स्पीड जो है, क्योंकि यहाँ पर जूनो का जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें हम देखते हैं कि मिटियोर वगैरह से ये बचने के लिए बहुत सारे तांत्रिक या यंत्र लगाए गए थे, जिनके अंदर यंत्र जो थे, ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, इनको स्पीड वगैरह क्या होने वाली है किसी आने वाली आगे की चीज़ की उसको कैलकुलेट करना था। तो उसी चक्कर में यहाँ पर इस लाइट के जो डस्ट पार्टिकल है जो कि बहुत छोटे थे, जो स्पेसक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले थे, मान लीजिए स्पेसक्राफ्ट है कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे, लेकिन इसका जो सिस्टम था इंस्ट्रूमेंट ने उनको इसकी भी स्पीड वगैरह को, इसकी जो वेलोसिटी है, इन सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। 2011 की ये बात है। अब हम देखते हैं कि ठीक है ये सब कुछ हो गया है, और इसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद की जोडिकल डस्ट को समझने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ रहा है कि कैसे फास्ट मूविंग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी फास्टली ये मूव करते हैं अपने सोलर पैनल को हिट करते हुए, और इसी रिजल्ट में ये मैनेजेबल डैमेज थोड़ा बहुत तो फैला ही सकते हैं अगर कोई इसके आसपास कोई भी बॉडी यहाँ पर जा रहा है। तो एक स्टडी की गई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा जो कि अहमदाबाद में है, और उनके डाटा को यहाँ पर यूज़ किया, जो कि डस्ट पार्टिकल्स का डाटा यहाँ पर जूनो नेशनल मिशन के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने इसमें कंक्लूड करके बताया है, अहमदाबाद में आप देखिए कैसे यहाँ पर रडार सिस्टम्स लगाए हुए हैं, एंटीनाज लगाए गए हैं, और इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो आते हैं यहाँ पर ये शायद डस्ट हो सकती है मून से। अब कौन से मून से डस्ट हो सकती है, रुकिए, हमारे मून से नहीं, हमारा तो एक ही मून है तो मैं SQ लगाऊंगी पीछे। मून्स जो है मार्स के यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये मंगल ग्रह है उसके जो 2 चांद हैं, उन 2 चांद के ऊपर जो डस्ट है वो शायद यहाँ पर जोडिकल की तरह काम करेगी। अब मार्स जो है उसके 2 मून्स की मैंने बात की है, तो कौन कौन से 2 मून है, एक मून को हम देख पाएंगे डाइमोस के नाम से, और दूसरा मून जो है वो है फोबोस के नाम से। तो ये 2 चांद जो है वो मार्स के साथ साथ ऐसे घूमते रहते हैं, और इनके नाम जो पड़े हैं डाइमोस एंड फोबोस वो ग्रीक गॉड्स के नाम पे पड़े हैं। एक का नाम था ड्रेड, एक का नाम था पैनिक। फोबोस जो है वो लार्जर है 2 से, यानी कि हम देख पाएंगे कि जो सेकंड है डाइमोस उससे बड़ा फोबोस यहाँ पर है, और माना जा रहा है कि धीरे 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 वो मार्स के क्लोज जाता जा रहा है। डेमिनोस जो है उसके सरफेस ऐसा माना जाता है कि उसका जो पूरा सरफेस है वो 100 मीटर डस्ट के नीचे है, यानी कि डेमोस के ऊपर बहुत सारा धूल यहाँ पर दिखाई देती है, डस्ट दिखाई देती है।
और क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है डे और नाइट के साइड में, क्योंकि डे की तरफ होता है यहाँ पर डेमोस और नाइट साइड फेबोस होता है, तो इसी वजह से लगभग 108 डिग्री सेल्सियस का हम यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देख पाते हैं दोनों के दोनों चांद के बीच में। और ये एक इनएबिलिटी बना देता है कि कितनी ही हीट हो, कितना ही एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर हो, वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक चांद क्या होता है डे की तरफ डे लाइट में हो है, दूसरा चांद उसी टाइम पे यहाँ पर नाइट लाइट की तरफ होता है, और बीच में क्या है मार्स है। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर का वेरिएशन है, यहाँ पर कितना है 108 डिग्री का। और इसी वजह से अगर यहाँ पर हीट है तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हीट को रोक ही नहीं पाएंगे। टाइमलेट 24 घंटे में जो होता है 12-11 घंटे होते हैं, और इसी वजह से उनका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा हीट की कैपेसिटी हमें नहीं दिखाई देती है। फिर देखते हैं कि ये डस्ट इजेक्शन मैकेनिज्म है क्या। ये डस्ट इतना बाहर निकल के अर्थ की तरफ कैसे आ जाता है, मार्स पे है ना वो, तो अर्थ में कैसे आता है। अब देखिए हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारा सन है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके आसपास ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो बटी हुई है। हम देखेंगे सन के जो सबसे नज़दीक है वो मरकरी है, उसके बाद जो सेकंड है उसको हम देख पाएंगे यहाँ पर कि अर्थ को, यहाँ पर हम देख पाते हैं मार्स को, और उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर अर्थ को, और इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर चले हुए हैं। तो ऐसा हमें समझ में आता है कि अर्थ और जो मार्स है वो काफ़ी नज़दीक है कि हम जा सकते हैं, और इसी वजह से हमने क्या किया, मार्स मिशन भी किए हुए हैं बहुत सारे, इवन इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर मार्स पर मिशन भेजे गए हैं। तो ये डस्ट का इंजेक्शन क्यों कर रहा है, इस डस्ट को बाहर क्यों निकाल रहा है। देखिए ऐसे एक दो सवाल प्रीलिम्स में पहले पूछे गए हैं, जैसे कि जुपिटर के बारे में पूछा गया है कि जुपिटर के ऊपर एक ब्लैक कलर का हमें धब्बा दिखाई देता है, वो एक्चुअली में है क्या, वो इतना बड़ा निशान क्या है जुपिटर के अंदर। तो वो जुपिटर के अंदर एक्चुअली में हमें पता चलता है कि एक हवा का बहुत तेज़ तूफान वहाँ पर लगातार होता रहता है, और इसी वजह से वो दूर से हमें क्या दिखता है, ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई देगा। ऐसे ही हो सकता है कि आपसे इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले कि मार्स का जो इंजेक्शन मैकेनिज्म है वो क्यों काम करता है और कैसे काम करता है। तो इसीलिए इसको ज़रा ध्यान से यहाँ पर समझिए। देखिए माइक्रोमेटेरियोराइट्स इनको बोला जाता है, ये बहुत ही छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर मार्स के सरफेस के एटमॉस्फेयर के पास में घूमते रहते हैं, और इनको क्लाउड ऑफ डस्ट भी बोला जाता है कि ये बिल्कुल डस्ट के यहाँ पर क्या बन जाते हैं, बादल जब बन जाते हैं तो ये डस्ट धीरे धीरे स्पेस के अंदर जाना शुरू कर देता है कि अब ये क्लाउड्स बन चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर सोलर हम देख पाते हैं कि ग्रेविटी भी काम करती है, फिर कुछ सोलर जो विंड्स वगैरह होती हैं या फिर लाइट के साथ में होता है तो उनका भी काम होता है, और अर्थ की ग्रेविटी भी है जो इनको अपनी तरफ पुल कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें बनने के बाद बहुत सारे रीजन, एक कारण नहीं है 3-4 कारण होने के बाद में हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो डस्ट है वो अर्थ की तरफ में आ जाता है। तो एट द एंड हम ये बात बोल सकते हैं कि कैसे ये जो स्टडी है उसने सजेस्ट किया है कि जो डस्ट पार्टिकल है डाइमोस और फोबोस से, अब आपसे प्री में क्या पूछा जाएगा कि ये डस्ट पार्टिकल कहाँ से है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये मार्स के मून से निकलते हैं। जो 2 चांद यहाँ पर मार्स के पास है वहाँ से ये आते हैं, और उन्होंने ही इसको कंफर्म किया है स्टडी करने के बाद में कि कैसे यहाँ पर ये जो जोडिकल डस्ट है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, ये एक्चुअली में डस्ट है मार्स के 2 चांद से 2 मून से। तो ये काफ़ी फैस्किनेटिंग फाइंडिंग्स यहाँ पर है जो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स जो है हमारे सोलर सिस्टम का उसको हमें समझाती है कि कैसे वो है और किस तरीके से हाउ मच अभी यहाँ पर स्टिल अनकवर करने के लिए बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है टेम्पल्स एंड मॉस्क एज अ मार्कर टू स्टडी ऑफ लाइफ एंड टाइम ऑफ औरंगजेब। देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है जिया उस सलाम के द्वारा, और उन्होंने किताब उठाई है जिसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर बात की। और फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानव्यापी जो मॉस्क है, मस्जिद जो है उसके बारे में, और उसी के साथ में यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल्स की बातें हो रही हैं कि कैसे औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को तुड़वा दिया था और उसके बाद में यहाँ पर इस मॉस्क को बना दिया था। फिलहाल ये दोनों बहुत ही चर्चे के अंदर है, और इसी वजह से ये आर्टिकल जो है वो हमें इसके इतिहास में जाकर एक नज़र घुमाकर देखने का मौका देगा कि क्या सच है क्या झूठ है। तो ज्ञानवापी मस्जिद को जो हिस्ट्री है वो औरंगजेब के साथ में जुड़ी हुई है। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है, हिस्टोरियन कौन होते हैं, इतिहासकार, जिन्होंने इतिहास पे बहुत सारे रिसर्च की है, पढ़ाई की है, समझा है हिस्ट्री को, और उनका ये मानना है कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है कि टेम्पल को यहाँ पर
प्रिजर्व करना है या डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन थे। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर हमें समझ में आता है, एक थ्योरी दी गई है कि औरंगजेब जो है वो काफ़ी हेट्रोडॉक्स किस्म का आदमी था, काफ़ी ज़्यादा पैराडॉक्टिकल सिचुएशंस में रहता था, बहुत ही फैंटिक था, पागल था, ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि बिल्कुल अपने धर्म के पीछे अलग था। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके जो भाई थे, उन सब से अलग था। क्योंकि अकबर को देखे, शाहजहाँ को देखे, या फिर हम और जो जनरेशन मुगल्स के देखते हैं, वो मुगल्स की जो जनरेशन है उसमें हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे यहाँ पर औरंगजेब का जो बड़ा भाई था उसने यहाँ पर आकर बहुत सारा इसको प्रिजर्व करने के लिए भी चीज़ें दी गई थी कि आप मंदिर को प्रिजर्व किया। कभी कोई मंदिर टूट जाता था तो वो लोग उनकी रिपेयरमेंट करवाते थे, लेकिन औरंगजेब एक अलग किस्म का यहाँ पर निकल कर आता है और वो मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर देता है 17वीं शताब्दी के अंदर। 1707 में हमें पता है औरंगजेब की मृत्यु होती है, और उसके बाद में उसके जो आगे आने वाले यहाँ पर सक्सेसर है वो आते हैं। अब हमें समझ में आता है कि कैसे एंटी मुगल फ्रैक्शन ये होता है। आप समझेंगे कि हिस्ट्री को हम किस तरीके से समझें, तो मैं कोशिश करूँगी इस आर्टिकल को जितना आसान बना सकूँ आप लोगों के लिए, उतना आसान बना के आपको हिस्ट्री में लेकर जाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये इमरजेंस जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद की वो हुई कैसे, यानी कि ज्ञानव्यापी जो मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसको बोला जा रहा है 17वीं शताब्दी के अंदर उसको लिया गया। वो जो लैंड था एक टेम्पल का, हाँ उसका लैंड ये था, टेम्पल वहाँ पर बिल्कुल था, लेकिन उस टेम्पल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया और उसी के ऊपर में यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। माना जा रहा है कि ऐसा क्यों किया। अब आप मेरे साथ थोड़ा सा आर्टिकल से दूर होके हिस्ट्री में चलिए और सोचिए कि कोई राजा है, औरंगजेब यहाँ पर है, वो गलत है ठीक है ये हमें नहीं पता है, और ना ही हम उसको गलत साबित करना चाहते हैं, ना ही हम उसको ठीक साबित यहाँ पर करना चाहते हैं। वो जो था उसने जो किया ठीक है, वो उसने किया, हमें जस्ट समझना है कि उसके पीछे और क्या पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि कुछ हिंदू जो थे, जैसे कि बनारस के हिंदू यहाँ पर थे, या फिर कुछ जाट्स जो समुदाय यहाँ पर थे, या फिर हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो औरंगजेब के खिलाफ में रहते थे, जमींदार यहाँ पर थे। और ये जो जमींदार थे जो खुद को पावरफुल मानते थे, वो जमींदार कई बार क्या करते थे कि औरंगजेब बोलता था कि मुझे इतना पैसा दो, ये सारी चीज़ें दो, वो मना कर देते थे कि हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। और यही कुछ हिस्टोरियंस का बोलना है, जिसमें से कौन आता है, ओंड्रे तुर्स्की जो हिस्टोरियन है, उन्होंने ये बोला है कि जब ये जमींदार और ये लोग इसके बात नहीं मान रहे थे तो उनको सबक सिखाने के लिए औरंगजेब ने पॉलिटिकली यहाँ पर सोचा, राजनीतिक तरीके से सोचा कि कैसे इसको ख़त्म कर दिया जाए, कैसे उनकी जो पावर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए कि तुम अपने मंदिर को तो बचा नहीं सके तो क्या तुम मेरे साथ लड़ने आ रहे हो। और जो कहीं ना कहीं मुस्लिम यहाँ पर, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मुगल जो डोमिनेंस है उसको बनाया जा सके, उसको और ऊंचा दिखाया जा सके, ताकि दूसरे जो प्रोटेस्टर हैं वो भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना बंद करें या इनकी बात मानना बंद करें। तो ये पॉलिटिकल रीजंस इसका हो सकता है। और यहीं पे हमें ये उस लाइन में भी दिखाई दे रहा है कि कैसे जो ट्रबलसम जमींदार थे, एंटी मुगल फैक्शन थे, हिंदू रिलीजियस लीडर थे, इन सभी के खिलाफ में यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा ऐसे कुछ काम किए गए थे। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि इनिशियली कभी कभी जो पहले टाइम था उसमें औरंगजेब थोड़ा बहुत ब्राह्मण्स के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता था, प्रेयर्स वगैरह लेके जाता था एम्पायर के लिए कि मेरा जो एम्पायर है वो अच्छे से खड़ा रहे। लेकिन धीरे धीरे वो इतना ऑर्थोडॉक्स बनने लगा, या फिर उसने ऑर्थोडॉक्स होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी हिस्टोरियंस के द्वारा। अब ये किताब के ऊपर पूरा लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ दूसरे हिस्टोरियंस का क्या मानना है। अब दूसरे हिस्टोरियंस में अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पर सतीश चंद्रा का, तो उनका मानना है कि कैसे इसका एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी था टेम्पल डिस्ट्रक्शन पे, कि सिर्फ वो पॉलिटिकल कारणों से ऐसा नहीं करता था, रेदर वो टेम्पल्स को एक तरीके से सेंटर देखता था जिसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो बट रहे हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, टेम्पल के अंदर जाते हैं और अलग अलग बातें सुनते हैं और उन बातों पे यकीन करते हैं, और उनके जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और उन्हीं आइडियों के डिसमेंशन को यहाँ पर छोड़ने के लिए कि वो आइडिया यहाँ पर आगे बढ़ ही ना सके, टेम्पल्स को वो तुड़वाता जा रहा था ताकि उसके खिलाफ यहाँ पर कोई भी खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। फिर बात आती है विश्वनाथ टेम्पल की।
जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद अभी बनी हुई है उसको कब तोड़ा गया। तो हिस्टोरियन जैसे कि कैथरीन अशर और तुरस्के ने दोनों ने ही इस बात पे अग्री किया है, यहाँ पर अपनी सहमति जताई है कि कैसे औरंगजेब ने जो विश्वनाथ टेम्पल है बनारस के अंदर उसको 1669 के अंदर तोड़ने का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया और एक पनिशमेंट की तरह ये किया गया था कि जो हिंदू मुगल फैक्शन है, हिंदू रिलीजियस लीडर है, उनको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी और उन्हीं के रूइंस के ऊपर वहीं पे जो वो खंडर बन गए थे, जो मलबा बन चुका था, उसी के ऊपर यहाँ पर ज्ञानवापी को मस्जिद को स्ट्रक्चर किया गया। और यहीं पे अभी जो क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद जो है लीगल और सोशल कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तो उसी की हिस्टोरिकल लैंडमार्क को समझने के लिए और जो टाइम था औरंगजेब का उसने ऐसा क्यों किया था, इन चीज़ों को समझने के लिए आर्टिकल लिखा गया है। हमारे लिए जस्ट फैक्चुअल नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है कि किसने तोड़वाया था, औरंगजेब ने तोड़वाया था। हो सकता है इसके ऊपर प्री में एक सवाल पूछ लिया जाए, अदरवाइज चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। अब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है? देखिए, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब होता है सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के अंदर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और ये लोकसभा और जो स्टेट असेंबली हमारी है उनके अंदर कितने मेंबर यहाँ पर होंगे उनको कौन निर्धारित करता है। तो उनको निर्धारित करने के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करवाई जाती है। जैसे फिलहाल हम देख पाएंगे कि 543 जो हमारे मेंबर हैं वो लोकसभा के अंदर हैं। इसके अलावा 252 मेंबर हुआ करते थे राज्यसभा के अंदर। फिर अलग अलग स्टेट असेंबली की अभी यहाँ पर अलग अलग मेंबर हैं। जैसे हरियाणा को आप देखेंगे तो पाएंगे 90 मेंबर्स की स्टेट असेंबली के अंदर। और ऐसा ही अगर आप यूपी को देखेंगे तो 250 से भी ये नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा है। इसी तरीके से राजस्थान और हर जो स्टेट है उनके अलग अलग हैं। कुछ ऐसे स्टेट है सिक्किम जैसे जिसमें ये जो संख्या है वो सिर्फ 30 की ही है कि 30 ही मेंबर उनके स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर आएंगे। और ये भी है कि 30 से नीचे किसी भी स्टेट में नहीं बनेगा। अगर किसी भी स्टेट में यहाँ पर 6 लाख से 6 मिलियन से कम अगर पॉपुलेशन है, 60 लाख से कम है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। तो ये सब हमें पहले से ही पता है इस आर्टिकल को पढ़ने से। अब हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं कि फ़िलहाल इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन की वजह से यहाँ पर जो डिलिमिटेशन होगा वो अभी के लिए क्या किया गया है, 2011 की सेंसस पे होना चाहिए था, लेकिन 2011 की सेंसस पे उसको नहीं रखा गया है। रेदर जो 1971 की सेंसस यहाँ पर की गई थी, जनगणना जो की गई थी, उसी को यहाँ पर बढ़ाकर पहले 2000 तक किया गया था और 2000 में हम देखते हैं कि उसी को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है कि अब बेशक से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती रहे लेकिन हम क्या करेंगे, मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उनको नहीं बढ़ाएंगे और 1971 की जनगणना को ही हम यहाँ पर मानेंगे। अब नई पार्लियामेंट बन चुकी है जिसके अंदर हम देखते हैं 700 से ज़्यादा मेंबर के लिए सीटिंग यहाँ पर बनी है, यानी कि दोनों हाउसेस की बनाए तो 1100 से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर बन सकते हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद 2021 की यहाँ पर सेंसस करवाई जाएगी जो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से वो 2021 में नहीं हो पाई और अब लगातार गवर्नमेंट उसको डिले करती जा रही है अपने किसी कारणों की वजह से। वो होगी और फिर नए से डिलिमिटेशन आएगा। लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी, पॉलिटी में भी आता है और मेंस के लिए भी, कि ये एक्सरसाइज होती कैसे है। तो चलिए क्यों ना थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का भी रिवीजन कर लिया जाए और समझते हैं इसमें। तो डीलिमिटाइजेशन जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें पता है अलग अलग सीट्स को निर्धारित किया जाता है, रिजर्वेशन कितना मिलेगा, एससीज को कितनी सीट मिलेंगी, एसटी को कितनी सीट मिलेंगी यहाँ पर, या फिर वुमेन को कितनी सीट दी जाएगी, ये सारा का सारा काम किया जाता है डिलिमिटेशन के अंदर। जो टर्म है डिलिमिटेशन, इसका मतलब ही ये है कि सेटिंग द नंबर ऑफ सीट्स या फिर बाउंड्रीज जो होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उनको यहाँ पर सेट करना है। और ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, लोकसभा में भी आते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी आते हैं। कौन इनको बोल रहा है करने को, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आर्टिकल नंबर 82 है वो बताता है यहाँ पर कि लोकसभा में डिलिमिटेशन कैसे होगा, और आर्टिकल 170 को हम देख पाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो ये 2 आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर डिलिमिटेशन की बातें कर रहे हैं और इसी के लिए डिलिमिटेशन कमीशन को भी यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है। अभी के लिए हमें समझ में आ गया 1971 को 2026 के लिए यहाँ पर फ्रीज किया गया है। इससे डेमोक्रेसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव ये है कि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल यहाँ पर
बाय पीपल, यानी कि जो लोग हैं उनका रूल हो सीधा सीधा। अब लोगों का रूल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, जो हमारे सिटीजन्स हैं वो तो सब यहाँ पर रूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। कुछ दो तरीके की डेमोक्रेसी है लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। इंडिया में आपको पाई जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट में क्या होगा, जहाँ पर पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन अगर कम है तो वो सब मिलके एक साथ किसी कानून को बनाएंगे, सबकी वोटिंग होगी और उसके बाद में जो मेजोरिटी आएंगे उसी के आधार पे यहाँ पे कानून बनेगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर लोग, मान लीजिए 1 लाख लोग जो है वो एक एमएलए को यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मान लीजिए एमएलए को यहाँ पर चूज़ किया जा रहा है। ये जो एमएलएज यहाँ पर हैं ये फिर चूज़ करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 अगर हमें देखने को मिलते हैं हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इनमें से भी हम देखते हैं कि लोकसभा में वो 90 नहीं है, लोकसभा में वो केवल 10 ही यहाँ पर आ सकते हैं, और राज्यसभा के अंदर यहाँ पर 5 मेंबर्स आ सकते हैं इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पर ये मतलब है कि एक सिटीजन जो होगा उसकी एक ही वोट काउंट की जाएगी और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है, 1 सिटीजन 1 वोट 1 वैल्यू। तो 1-1 का यहाँ पर ये है। और इसी की वजह से जो पॉपुलेशन के साइज़ है जो रिस्पेक्टिव टाइम के बाद यहाँ पर कम होते रहते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से देखा जाता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ अब की बात बहुत हो रही है, कह रहे हैं कि पिछले जो 5 डिकेड है ना, यानी कि पिछले जो 50 साल है उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। और ये डिफरेंस हम देख सकते हैं यूपी जैसी स्टेट्स में, बिहार में, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट हैं जो यहाँ पर पॉपुलेशन में कम भी हो रही हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, ये क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को रोक रहे हैं बल्कि कम करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तो ये कुछ डेवलप्ड स्टेट में हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो इतनी डिस्पेरेंसी है, यानी कि इतना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, वो डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा कि किस स्टेट में यहाँ पर कितनी सीट्स फेवर की जाएंगी और कितनी यहाँ पर जो लार्जर अगर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन है तो लार्जर यहाँ पर सीट्स उसको दी जाएंगी। तो लैंड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बटेंगी, रेदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती है इंडिया के अंदर वो किस हिसाब से बनती है, पॉपुलेशन के हिसाब से, कि कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया के अंदर यहाँ पर रह रही है। अब ग्लोबली हम देखें तो ग्लोबल में क्या जो लिमिटेशन होता है, सीट्स रिजर्व की जाती है, उसकी क्या प्रैक्टिस है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप यूएस का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पर या फिर जो मेंबर है ईयू के, यूरोपियन यूनियन के, वहाँ का एग्जांपल लीजिए, वो थोड़ा सा अलग तरीके से मेथड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी तरह पॉपुलेशन को इस तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि वो लोग क्या करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन बांट देते हैं हर सेंसस के बाद में, कि हर जो यहाँ पर कंट्री या जो स्टेट होने वाली है उसमें इक्वल होगा। यानी कि यूएस के अगर 50 स्टेट्स हैं तो हमें पता है कि 50 स्टेट के अंदर क्या होता है, जो उनके जो लोअर हाउस होता है उसमें हर 50 स्टेट से 2 मेंबर चुनकर आते हैं और टोटल कितने होते हैं, 100 मेंबर्स। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कैलिफोर्निया के अंदर 50 लाख यहाँ पर या 5 लाख पॉपुलेशन है, और लॉस एंजलिस या किसी जो और दूसरी जगह यहाँ पर है उसके अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर कितने हैं, 2 लाख ही हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जितने मेंबर हैं वो उतने ही मेंबर आएंगे। तो लैंड के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है हमें, कि यहाँ पर डिलिमिटेशन लैंड के हिसाब से हो रही है। सेंसस के बाद में उसको फिर से बांट दिया जाता है, लेकिन इक्वली बांटा जाता है। 50 स्टेट में कितने यहाँ पर मेंबर आएंगे वो भी बिल्कुल इक्वली यहाँ पर बांटे गए। ऐसा यूरोपियन यूनियन में भी होता है। इंडिया के पास ये थोड़ा सा अलग है। अब कुछ डाटा दिया गया है, जैसे कि अगर जो नंबर है उनको 543 ही रखें तो 2026 में पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी। तो हम देखेंगे कि स्टेट में यूपी के अंदर जो फिलहाल 80 हमें दिखाई देती है सीट्स को, वो नंबर ऑफ सीट प्रोजेक्ट की गई है 91, और जिसमें क्या होगा 11 सीट्स यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अगर कहते हैं कि अगर सीट्स को बढ़ा दिया जाए इंडिया के अंदर, लोकसभा के अंदर ये बातें चल रही हैं, तो लोकसभा में अगर सीट्स को यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो कितना नंबर सामने आएगा, 848 उसको 2026 में। तो यूपी में जो फिलहाल 80 लोग हैं, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यूपी में 210 से प्लस लोग हैं, लेकिन लोकसभा में 80 लोग आते हैं, तो वो बढ़ के 163
543 हो जाएंगे और 63 यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी और स्टेट में देख सकते हैं, यहाँ पर पंजाब का एग्जाम्पल दिया, 13 मेंबर जो आते हैं उनमें से यहाँ पर 12 हो जाएंगे और यहाँ पर 18 होके 5 बढ़ जाएंगे। तो ये एक यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सोर्स दिया गया है कि कैसे डिलिमिटेशन को यहाँ पर समझा जा रहा है कि ये नंबर ऑफ सीट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। कंक्लूजन में अगर देखे जाए पूरा आर्टिकल समझने के बाद, पढ़ाने के बाद, अब क्या बोला जा सकता है, तो जो चैलेंजेस हैं फिलहाल डिलिमिटेशन प्रोसेस के वो समझ में आते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उनको फेडरल प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फेडरल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि किसके अंदर कितने यहाँ पर मेंबर जो हैं वो लोकसभा के अंदर देखने को मिलेंगे, राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेंगे। फिलहाल लोकसभा में जो करंट एमपी है हमें पता है 543 या 543 एमपीज़ को हम फिलहाल देख पाते हैं, और जिसमें अकॉर्डिंगली जितने एमएलए जो यहाँ पर आते हैं हर स्टेट में जो बांटे गए हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनको बांटा जा रहा है। तो लोकल जो बॉडीज़ है, पंचायत वगैरह या म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, उनमें भी कुछ इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे वो भी ऐसे ही काम कर रही है और सब्सटेंशियल रिफॉर्म वहाँ पे लाने की थोड़ी सी ज़रूरत भी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शिफ्टिंग सैंड्स, मालदीव लुक्स डाइवर्ट डिपेंडेंसी फ्रॉम इंडिया। देखिए यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल जो है वो मालदीव्स की बात कर रहा है कि किस प्रकार से मालदीव्स जो है वो इंडिया से दूर होता जा रहा है और इंडिया से दूर होकर चाइना के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आ रहा है और कैसे वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। अब इसमें हमें एक डिप्लोमेटिक रो के बारे में रिसेंटली पता चला है कि कैसे जो इंडिया और हमें समझ में आ रहा है मालदीव्स है वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। कैसे समझ में आता है, मालदीव्स के इलेक्शन होते हैं, मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट माइजू, और वो प्रेसिडेंट जो यहाँ पर बनते हैं तो वो डिप्लोमेटिक चीज़ों के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आ जाती है। वो हमें स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाता है कि प्रो चाइना है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उनकी यहाँ पर जो शपथ समारोह हो रहा था या फिर जो ओथ सेरेमनी थी उनके अंदर गए और उसमें उन्होंने ओथ सेरेमनी के दौरान ही ये बोल दिया है कि अब इंडिया के अंदर से जो मालदीव्स में जो इंडिया के ट्रूप्स हैं उनको हटा लीजिए, हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। समझ में आ जाता है, मिनिस्ट्री बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लक्षद्वीप की तरफ जाते हैं और लक्षद्वीप में जाकर उसका प्रमोशन करते हैं वहाँ पर कि टूरिज्म को इधर भी आना चाहिए, सिर्फ मालदीव्स के अंदर नहीं जाओ। या मालदीव्स का वो नाम भी नहीं लेते हैं, जस्ट कुछ फ़ोटोज़ अपनी लक्षद्वीप की डाल देते हैं। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिए जाते हैं मालदीव्स के मिनिस्टर्स के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और उसके बाद से यहाँ पर एक लहर उठ चलती है बॉयकॉट मालदीव्स की। मालदीव्स को यहाँ पर बॉयकॉट करो, हट जाओ, दूर हो जाओ उससे बिल्कुल। और ये देखने को मिलता है। अब इसी को फिक्स करने में, क्योंकि मालदीव्स की जो टूरिज़्म है वो बहुत बड़ा भाग निभाता है मालदीव्स की इकोनॉमी के अंदर, यहाँ पर जो ध्यान है मालदीव्स का पॉलिसीज़ जो है वो चाइना की तरफ लेके जाया जाता है और चाइना कहता है कि हमारे जो पीपल हैं वो आपके यहाँ एज ए टूरिस्ट आएंगे, डोंट वरी। तो उस जो गैप है उसको हम फिल करने वाले हैं। तो क्योंकि जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है उससे बियॉन्ड भी यहाँ पर बातें हो रही हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक फॉल आउट दिखाई दे रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि चाइना यहाँ पर पैसे लगा रहा है। प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि कैसे एक मेडिकल कवरेज की जाएगी मालदीव्स की, जो वो यूएई या थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में जाएंगे, ताकि जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिपेंडेंस है या जो भीड़ लगाई जा रही है एक तरीके से कि ज़्यादा लोग जो यहाँ पर मालदीव से हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए इंडिया में आते हैं उनको यहाँ पर कम किया जा सके, डिपेंडेंस को कम घटाया जा सके, और दूसरी कंट्रीज़ में जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर थाईलैंड जैसी कंट्रीज, अगर इनमें आप जाके इलाज करवा रहे हो तो सरकार आपकी तरफ से आपको मेडिकल कवरेज देगी। तो ये क्या शिफ्ट दिखाई दे रहा है, सारी पॉलिसीज इस तरीके से दिखाई जा रही है कि इंडिया को यहाँ पर बिल्कुल आउट कर देना है, हटा देना है। फिर हम देखते हैं कि इंपोर्ट नीड्स के लिए भी एक डिपेंडेंस से हट रहा है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने साइन किया है चाइना के साथ, एक अग्रीमेंट को साइन कर लिया है, और जिसमें बोला है कि जो स्टेपल फूड होता है उसको भी हम देखते हैं कि इंडिया से ना लाने की बजाय, खासकर जो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, उसको मालदीव्स की इकनॉमी अब इंडिया से अलग इंपोर्ट जो है करना चाहती है। और वो कहाँ से करेगी, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें यहाँ दिखाई देता था एक तरीके से जो इंडिया और मालदीव्स के अंदर, उसको भी यहाँ पर हटाया जा रहा है। चाइना के साथ ये अग्रीमेंट किया जा रहा है कि हम आपको इंपोर्ट करेंगे, आप हमें
इंपोर्ट करिए। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इंडिया जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था मालदीव्स के अंदर, क्या उसमें नुकसान होगा? देखिए, इंडिया को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि मालदीव्स के अंदर इंडिया काफ़ी जो उनका फूड मटेरियल है या फिर रो कंस्ट्रक्शन की जो नीड्स होती थी उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था, देता था उनको। अब उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ज़्यादा था वो ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर मालदीव्स के लिए होता था, तो मालदीव्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो ये जो रीओरिएंटेशन हो रहा है, मालदीव्स की अलायंस बनाई जा रही है, पावर का शिफ्ट देखने को मिल रहा है, चाहे इकोनॉमिक तरीके से हो, चाहे यहाँ पर हम देख पाएंगे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक तरीके से हो, उससे इंडियन जो ओशन रीजन है इसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अगर बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ही चाइना के प्रो होती जाएंगी तो इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन के अंदर वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। ये हमारा लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं चैलेंज है या फिर एक समस्या है जिसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर सोचना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है फेडरलिज्म एंड फिजिकल ट्रांसफ़र्स के बारे में। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र्स की यहाँ पर बात कर रही है। आर्टिकल इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र यानी कि जो पैसे होते हैं, जो आर्थिक जो हमें ट्रांसफ़र दिखाई देता है यूनियन की तरफ से स्टेट्स को, वो किस प्रकार से यहाँ पर डाउन हो गया है इन एक्चुअलिटी के अंदर। लिखा गया है जे राजन के द्वारा, जो कि स्टेट प्लानिंग कमीशन जो कि तमिलनाडु में है उसके यहाँ पर वाइस चेयरमैन है। इसके अलावा यहाँ पर जो आर श्रीनिवासन है वो स्टेट प्लानिंग कमीशन के गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में अगेन चेयरमैन है। तो दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने इसको लिखा है और बोला है कि किस प्रकार से स्टेट के पास जितना पैसा आना चाहिए था, जो 14th कमीशन ने यहाँ पर बोला था, उसकी हमें कमी दिखाई दे रही है। अब ये पैसा स्टेट के पास जाता कहते हैं। देखिए, जो सेंटर होता है, सेंटर यहाँ पर जीएसटी लेता है और जीएसटी के बाद में बहुत सारा यहाँ पर इनकम रेवेन्यू हो या फिर हम देख पाएंगे कि जिस तरीके से और जो सेस होते हैं, सरप्लसेस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें सेंटर के पास आती हैं। फिर इसको अलग अलग स्टेट को कितना पैसा डालना है उसको बनाने के लिए यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और फाइनेंस कमीशन जो कि 14th फाइनेंस कमीशन था, उसने यहाँ पर बताया कि कैसे 41% जो जितना भी टैक्स वगैरह जितना भी रेवेन्यू कमाया है यहाँ पर सेंटर ने, उसका 41 स्टेट्स को दे देना चाहिए। अब वो जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसको कम है उसको कम मिलेगा, इस तरीके से बांट दिया जाता है 41% से। लेकिन जब ये टैक्स जो है 2012-13 से जब 14th कमीशन आया था, 16th कमीशन यहाँ पर बन चुका है, तो 12-13 से जब सेंटर का जो रेवेन्यू है उसका कलेक्शन यहाँ पर डबल से ज़्यादा हो गया। अगर वो उस समय पे 100 रुपये कमाते थे तो वो डबल से ज़्यादा है, यानी कि 200 से प्लस अब कमा रहे हैं। लेकिन जब उस समय पे वो 100 में से 41 रुपये स्टेट्स को बांटते थे, अब वो और ज़्यादा घटा के सिर्फ 30 ही रुपये बांट रहे हैं। यानी कि जो डबल हुआ है वो स्टेट को तो उतना नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि स्टेट यहाँ पर जो सेंटर है वो कह रहा है कि हम लोग तो सेस और सरप्लस से यहाँ पर काम चला रहे हैं, यानी कि जो एजुकेशन सेस है या फिर हेल्थ सेल्स यहाँ पर लगा दिया जाता है। और ये जो है ये स्टेट से क्योंकि रेवेन्यू नहीं कमाया जा रहा है, तो इसी वजह से स्टेट्स का इसके ऊपर कोई अधिकार भी नहीं है। तो यही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो रिड्यूस कर दिया गया है 2023-24 के लिए 30% तक ग्रोस टैक्स का जो रेवेन्यू है वो स्टेट के लिए यहाँ पर गलत है। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इसके ऊपर भी काफ़ी चिंता यहाँ पर दिखाई जा रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पब्लिक के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। अब उसमें बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर हैं। दो तरीके की स्कीम होती है। पहली होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब दोनों ही CSS हैं, लेकिन एक में है स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड जहाँ पर है उसमें ये होता है कि इसमें से कुछ भाग होगा जो यहाँ पर सेंटर देगा। मान लीजिए 60% खर्चा सेंटर ने दिया, 40% यहाँ पर स्टेट को उठाना पड़ेगा। और जो सेंट्रली सेक्टर होती है उसमें 100% जो खर्च
खर्च होता है वो दिया जाता है सेंटर के द्वारा। अब ये 2 तरीके की स्कीम जो है वो यहाँ पर सेंटर के द्वारा चलाई जाती हैं, और कई बार जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनमें जो बचा हुआ खर्चा है वो यहाँ पर स्टेट को उठाना पड़ता है उसके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, जो कि स्टेट्स के ऊपर और ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो अपना खुद का जो उनका ख्याल है उसको पहले रखे, या फिर जो सेंटर ने यहाँ पर स्कीम्स चलाई हुई है उनके लिए और ज़्यादा पैसा यहाँ पर निकाले। और जो ये वेल्दी स्टेट्स है वो तो फिर भी यहाँ पर उनका तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो स्टेट फिलहाल इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर देख पा रही है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई देता है। फिर कुछ मैनिपुलेशन की भी बातें यहाँ पर की गई है कि कैसे नॉन जो स्टेटरी फाइनेंशियल ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ओवर टाइम यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, इंक्रीज़ करती है नॉन स्टेटरी ट्रांसफरेंशियल जो फाइनेंशियल होता है, जिसके अंदर CSS हमने देख लिया है, या फिर C सेक्टर हम स्कीम्स को देख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र है ये स्पेसिफिक स्कीम के साथ में यहाँ पर टाइड किए जाते हैं, जो कि किसी लीगल प्रोविज़न के अंदर आते ही नहीं हैं, ना ही उनको फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर डिटरमाइन किया है। ये सारे के सारे काम जो ऑटोनॉमी है यहाँ पर स्टेट की, यानी कि स्टेट के पास जो खुद से काम करने की शक्ति है उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, कम कर देती हैं सेंटर के द्वारा। तो ये एक चिंता है जो यहाँ पर दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ऑथर्स ने जताई है, और कह रहे हैं कि कैसे फाइनेंस कमीशन को जो ये नॉन स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं जो स्कीम्स के रूप में पैसे में दिए जा रहे हैं उनके ऊपर बात उठानी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि उनको स्टेट्स के ऊपर ना ला दे। और इसीलिए कह रहे हैं कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए फेडरलिज्म बहुत तरीके के होते हैं। कोऑपरेटिव हो सकता है जिसमें अंदर स्टेट और जो सेंटर है वो दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से काम करें। हम कॉम्पिटिटिव देख सकते हैं जिसमें एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ में कंपटीशन लगाकर काम करिए कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। तो हमें ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। दूसरा हमें फिर इनके अलावा सेंट्रलिज्म यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सेंटर के पास ही बहुत ज़्यादा पावर है, सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इनका बोलना है कि देखिए एंटी फेडरल जो पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पर हटा देना चाहिए। और इसके अलावा जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने भी आर्ग्यू किया था कि कैसे यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके शेयर को 52% करके यहाँ पर 41% लेके आया था, जो कि काफ़ी कम है। तो इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर दोबारा से ध्यान देना चाहिए जो 16th फाइनेंस कमीशन फ़िलहाल मना है, और उसी वजह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहाँ पर बात भी की गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए जो भी वो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करती हैं स्टेट की तरफ। एक्सपेंडिचर में इसमें जो चैलेंज आ रहा है खास करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसी वजह से ये जो डर है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू ना हो जाए और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो डल ना पड़ जाए या मिथ ना बन जाए इंडियन पॉलिटी का, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और यहीं पे हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच। जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है आप सभी का धन्यवाद। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली यहाँ पर दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, साथ में मंथली मैगजीन का भी हम डेली वाइज यहाँ पर करते जा रहे हैं। 6 बजे सुबह सुबह उनको अपलोड कर दिया जाता है, साथ में उनके जो नोट्स हैं वो भी हो जाते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पर 2025-26 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपका जो करंट अफेयर होगा वो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, उसका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हम उसको करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।